दोस्तों, यूनाइटेड नेशन में रिफॉर्म को लेकर भारत ने अलग से G4 नेशन की बैठक बुलाई, जिसमें परमानेंट सदस्यता पर जोर दिया गया। इतना ही नहीं, हाल ही में तुर्की ने अपनी परमानेंट सदस्यता की मांग ये कहते हुए उठाई कि वह मुस्लिम देश है और 57 मुस्लिम देश होने के बावजूद कोई भी मुस्लिम देश UN का परमानेंट सदस्य नहीं है। इस पर भी भारत की तरफ से तुर्की को मुंहतोड़ जवाब दिया गया और तुर्की की मांग को खारिज कर दिया गया। यूनाइटेड नेशन रिफॉर्म को लेकर कई इंटरेस्टिंग खबर आ रही है। इन सब के बारे में इस वीडियो में डिटेल में बात करेंगे। इसके अलावा भारत का तेजस मार्क 2 प्रोजेक्ट ने अब अपनी स्पीड पकड़ ली है। इसको लेकर बड़ी डेवलपमेंट सामने आई है, जहां पर सेकंड असेंबली शुरू होने वाली है। दोनों खबर काफी इंटरेस्टिंग है, इसीलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। लेकिन पहले बात करते हैं यूनाइटेड नेशन की। पिछले कई सालों से यूनाइटेड नेशन में रिफॉर्म की मांग भारत करता आया है, लेकिन कुछ देशों की वजह से आज तक यूनाइटेड नेशन में रिफॉर्म नहीं हो पाया। किसी न किसी वजह से बार बार भारत की परमानेंट सदस्यता रुक जाती है। वहीं कई बार तो यूनाइटेड नेशन के सदस्य देश और यूनाइटेड नेशन परमानेंट सदस्यता देने के लिए तैयार दिखाई दिया, लेकिन कभी वीटो ना देना तो कभी चीन जैसे देशों के द्वारा टांग अड़ाना भारत की परमानेंट सदस्यता के लिए रुकावट बन गया। हाल ही में भारतीय विदेश मंत्री न्यूयॉर्क में 80वीं संयुक्त राष्ट्र महासभा और G4 देशों की बैठक में गए थे। इस बैठक में जयशंकर ने जापान, जर्मनी और ब्राजील के विदेश मंत्रियों से मुलाकात की। ये बैठक स्पेशल बुलाई गई थी यूनाइटेड नेशन के रिफॉर्म को लेकर। आपको बता दें कि यूनाइटेड नेशन में परमानेंट सदस्य के लिए सबसे आगे यही देश हैं, जिसमें जापान, जर्मनी, ब्राजील और भारत है। अब इन चारों देशों की सदस्यता में कोई ना कोई परमानेंट सदस्य रुकावट डाल देता है। वेस्टर्न कंट्रीज जिसमें फ्रांस, ब्रिटेन और अमेरिका है, वह नहीं चाहते कि ब्राजील परमानेंट सदस्यता हासिल करे, क्योंकि अगर ब्राजील परमानेंट सदस्यता हासिल करता है तो चीन और रूस पहले से ही है और ब्राजील भी हो जाएगा, यानी कि पावर रूस वाले ग्रुप में चली जाएगी। जापान की सदस्यता के लिए रुकावट चीन और रूस करते हैं, जबकि जर्मनी की सदस्यता भी रूस नहीं चाहता। रूस और चीन का कहना है कि ऑलरेडी 3 देश जिसमें फ्रांस, ब्रिटेन और अमेरिका के पास परमानेंट सदस्यता है। ऐसे में जर्मनी भी अगर इसमें आ गया तो ये ग्रुप ज्यादा पावर अपने पास होल्ड करेगा। रही बात भारत की, तो समय समय पर फ्रांस, ब्रिटेन, अमेरिका, रूस भारत की परमानेंट सदस्यता का समर्थन कर चुके हैं, लेकिन सिर्फ एक देश चीन की वजह से भारत को परमानेंट सीट नहीं मिल पाती। G4 देशों ने इस बात पर जोर दिया कि वह मिलकर संयुक्त राष्ट्र को और मजबूत बनाना चाहते हैं। जयशंकर ने UNGA 80 और G20 बैठक के दौरान कई देशों के विदेश मंत्रियों से भी बात की। उन्होंने मलेशिया के विदेश मंत्री मोहम्मद हाजी हसन और ब्रिटेन की नई विदेश सचिव युवेट कपूर से मुलाकात की। इन मुलाकातों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की हाल की यात्रा और उस दौरान घोषित विजन 2035 पर भी चर्चा हुई। इसके अलावा जयशंकर ने मिस्र और ऑस्ट्रेलिया के विदेश मंत्रियों से भी बात की। इन बैठकों का मकसद था भारत के रिश्ते मजबूत करना और नए सहयोग के मौके तलाशना। G20 बैठक में जयशंकर ने कहा कि आज दुनिया राजनीति और अर्थव्यवस्था दोनों में अस्थिर है। ऐसे में G20 देशों की जिम्मेदारी है कि वह शांति और स्थिरता बनाए रखे। इसके लिए उन्होंने कहा कि देशों को बातचीत करनी चाहिए, आतंकवाद के खिलाफ कदम उठाने चाहिए और ऊर्जा व आर्थिक सुरक्षा पर ध्यान देना चाहिए। सुरक्षा परिषद में सुधार पर जयशंकर ने साफ किया कि सदस्यता धर्म के आधार पर नहीं हो सकती। भारत के UN प्रतिनिधि हरीश ने भी कहा कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में सदस्यता का आधार क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व होना चाहिए, धर्म नहीं। दरअसल कुछ दिनों पहले तुर्की के राष्ट्रपति अर्दोगन ने कहा कि एक इस्लामी देश को स्थायी सदस्य होना चाहिए। इस्लामिक सहयोग संगठन OIC ने भी इसे समर्थन दिया, लेकिन G4 देशों ने कहा कि किसी नए सदस्य का निर्णय महासभा द्वारा लोकतांत्रिक तरीके से होना चाहिए। अभी सुरक्षा परिषद की 5 स्थायी सदस्य हैं, चीन, अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस और रूस। G4 का मानना है कि नए सदस्यों का चुनाव साफ सुथरे और लोकतांत्रिक तरीके से होना चाहिए, ताकि हर क्षेत्र का सही प्रतिनिधित्व हो। जयशंकर की ये कोशिश भारत की वैश्विक भूमिका को मजबूत करती है। ये दिखाती है कि भारत न सिर्फ अपने देश के हित के लिए काम कर रहा है, बल्कि दुनिया में शांति और सुरक्षा के लिए भी सक्रिय है। भारत पिछले कई सालों से लगातार यूनाइटेड नेशन में काफी अहम भूमिका निभाता आया है, फिर चाहे UN को टाइम पर भारी फंड देना हो या फिर यूनाइटेड नेशन के अंदर अपने सैनिकों को भेजना हो। लेकिन इन सब के बावजूद यूनाइटेड नेशन कोई बदलाव नहीं कर पा रहा। हालांकि यूनाइटेड नेशन खुद भी चाहता है कि UN के अंदर बदलाव हो। UN के चीफ कई बार ये मांग कर चुके हैं, लेकिन 5 परमानेंट सदस्य जब तक अपनी पावर को शेयर नहीं करेंगे तब तक ये बदलाव संभव नहीं है और यूनाइटेड नेशन अपने प्रभाव को इसी तरह से खोता जाएगा।
यही कारण है कि दुनिया में फैली अस्थिरता को रोकने में यूनाइटेड नेशन पूरी तरह से विफल रहा और अब तो भारत सहित कई देश यूनाइटेड नेशन को देने वाले फंड में भी कटौती करते जा रहे हैं। बहरहाल G4 देशों की बैठक और तुर्की की सदस्यता को भारत के द्वारा ब्लॉक किए जाने पर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। बढ़ते हमारी अगली खबर की तरफ, जो कि तेजस मार्क 2 प्रोग्राम को लेकर है। भारत का महत्वाकांक्षी तेजस मार्क 2 लड़ाकू विमान प्रोग्राम लगातार आगे बढ़ रहा है और आने वाले सालों में इसमें बड़े मील के पत्थर हासिल होने वाले हैं। तेजस मार्क 2 को एक उन्नत 4.5 जनरेशन का मल्टी रोल फाइटर जेट बनाया जा रहा है, जो न सिर्फ भारतीय वायुसेना की ताकत बढ़ाएगा बल्कि भारत को आत्मनिर्भर रक्षा उत्पादन की दिशा में भी एक बड़ा कदम देगा। रिपोर्ट्स के मुताबिक तेजस मार्क 2 का पहला प्रोटोटाइप मार्च 2025 तक असेंबली जिग से बाहर आ जाएगा। ये इस प्रोजेक्ट के लिए एक ऐतिहासिक पल होगा, क्योंकि इसके लिए विमान को ग्राउंड रन यानी जमीन पर सिस्टम टेस्ट और फिर टैक्सी ट्रायल से गुजरना होगा। टैक्सी ट्रायल्स 2026 के दूसरी छमाही में होंगे और इसके बाद इसका पहला उड़ान परीक्षण किया जाएगा। ये उड़ान इस पूरे प्रोग्राम को आगे बढ़ाने में सबसे अहम कदम साबित होगा। तेजस मार्क 2 प्रोग्राम के तहत कुल 4 प्रोटोटाइप बनाए जा रहे हैं। इनमें से 2 प्रोटोटाइप फ्लाइट ट्रायल्स के लिए होंगे, ताकि विमान की उड़ान क्षमता, परफॉर्मेंस और सिस्टम को चेक किया जा सके। बाकी 2 प्रोटोटाइप हथियारों की टेस्टिंग के लिए होंगे, जिससे ये सुनिश्चित किया जा सके कि विमान विभिन्न मिसाइलों और हथियारों का इस्तेमाल कितनी प्रभावी तरीके से कर सकता है। इन सभी कठोर परीक्षणों के बाद वायुसेना इसे अपनी स्क्वाड्रन में शामिल करेगी। अनुमान है कि 2031 तक इसे बड़े पैमाने पर उत्पादन के लिए मंजूरी मिल जाएगी। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड और एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी इस प्रोग्राम पर तेजी से काम कर रही है। वहीं HAL प्रमुख ने तो ये भी कहा है कि अगर भारतीय वायुसेना मंजूरी दे दे तो वह 2030 से पहले ही सीमित उत्पादन शुरू कर सकते हैं। हाल ही में 97 और तेजस मार्क 1A विमानों की डील भी साइन हुई है। इन विमानों का उत्पादन बेंगलुरु के 2 प्रोडक्शन लाइनों से किया जाएगा। शुरुआत में हर साल 16 विमान बनाए जाएंगे, लेकिन 2035 तक इसकी क्षमता बढ़ाकर 24 विमान प्रति वर्ष कर दी जाएगी। इस बीच HAL की योजना है कि हर साल एक नया तेजस मार्क 2 प्रोटोटाइप तैयार किया जाए, यानी 2027 में दूसरा, 2029 में तीसरा और 2030 तक चौथा प्रोटोटाइप रोल आउट हो जाएगा। भारतीय वायुसेना ने भी तेजस मार्क 2 प्रोजेक्ट को तेजी देने का फैसला किया है। इसके लिए यह तय किया गया है कि अगर विमान परीक्षणों में कम से कम 5 मुख्य हथियारों को सफलतापूर्वक इस्तेमाल करता है तो इसे उत्पादन के लिए हरी झंडी दे दी जाएगी। इन हथियारों में एयर टू एयर मिसाइलें और एयर टू ग्राउंड मिसाइलें दोनों शामिल होंगी। आने वाले 5 सालों में और भी कई हथियार इसमें जोड़े जाएंगे, ताकि जब विमान बड़े पैमाने पर वायुसेना को मिलना शुरू हो तब इसकी पूरी मारक क्षमता सामने आ सके। तेजस मार्क 2 सिर्फ एक नया फाइटर जेट नहीं है, बल्कि ये भारत की रक्षा आत्मनिर्भरता और तकनीकी क्षमता का प्रतीक है। आज जब दुनिया की बड़ी ताकतें अपने अपने आधुनिक फाइटर जेट्स पर निर्भर है, ऐसे समय में भारत का खुद ऐसा विमान बनाना एक बड़ी उपलब्धि है। इससे भारतीय वायुसेना को न सिर्फ पुराने विदेशी लड़ाकू विमानों पर निर्भरता कम करनी होगी, बल्कि देश की सुरक्षा और अधिक मजबूत होगी। 2030 का दशक भारत की वायुसेना के लिए बेहद अहम होने वाला है। एक तरफ तेजस मार्क 1A की बड़ी संख्या में डिलीवरी होगी, वहीं दूसरी तरफ तेजस मार्क 2 अपनी पूरी क्षमता के साथ तैयार होगा। इस विमान के आने से भारत की हवाई ताकत कई गुना बढ़ जाएगी और ये विमान पाकिस्तान और चीन जैसे पड़ोसी देशों के फाइटर विमानों को कड़ी चुनौती देगा। बहरहाल दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। दोनों खबरों पर अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।